हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो जैसा कि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको बताया कि जेके सिविल सर्विसेज की तरफ से हमने एफएमपीएचडब्ल्यू और एमएमपीएचडब्ल्यू के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ और एक बुक भी मिलने वाली है। तो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड या ज्वाइन करने में कोई इशू हो रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम बात कर रहे हैं, हम हमारी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा। किसके बारे में? एक नर्स के बारे में, कि नर्स क्या है। ठीक है। द वर्ड नर्स इज मेनली ऑरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड न्यूट्रिक्स विच मीन्स टू नॉरिश द पेशेंट, टू केयर, टू ट्रीट द सिक एंड वेल इंडिविजुअल, टू सर्व द इंडिविजुअल। इसका मतलब बेटा क्या है? इसका मतलब ये है कि नर्स का रोल सिर्फ बीमार का इलाज करना ही नहीं है, बल्कि हेल्दी लोगों की हेल्थ को मेंटेन रखना होता है। मतलब कैसे? उनको न्यूट्रिशन के बारे में बोलना है, उनको बैलेंस्ड डाइट के बारे में बोलना है, हाइजीन प्रैक्टिसेस के बारे में बोलना है, और सिक पेशेंट्स की ट्रीटमेंट को रिकवरी में हेल्प करना भी होता है। ठीक है। चाहे कोई हेल्दी हो, उन्हें और हेल्दी बनाए रखना है, या सिक हो, उन्हें ट्रीट करना है, दोनों कंडीशंस में एक नर्स का मेन रोल होता है। ठीक है बेटा। तो बात करेंगे अब किसकी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जो हमने पढ़ा होता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी। ठीक है। इसके बारे में आपको 5 पॉइंट्स याद रखने हैं, जो हर एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चंस देखे जाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक फिलोसोफर थी, वॉज बॉर्न ऑन 12 मई 1820 इन फ्लोरेंस, इटाली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी एक फिलोसोफर थी। ये कब पैदा हुई थी? 12 मई 1820 में। कहाँ पे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल में। और इसलिए हर साल 12 मई को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? नर्सेस डे ऑब्जर्व करते हैं। शी डाइड ऑन 13 अगस्त 1910 इन लंदन। उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी। और बेटा कब हुई थी? 13 अगस्त 1910 में हुई थी। शी इज़ कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। उनको क्या कंसिडर किया जाता है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। शी इज़ नोन एज लेडी विद द लैम्प। जो भी JKSSB के थ्रू नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन तो देखा ही जाता है कि लेडी विद द लैम्प किनको कहा जाता है। ठीक है। तो ये पॉइंट भी इसमें आपको याद रखना है। ठीक है। शी एस्टैब्लिश नर्सिंग एजुकेशन। उन्होंने नर्सिंग एजुकेशन को एस्टैब्लिश किया था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, उसके बारे में ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उन्होंने नर्सिंग के बारे में क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि नर्सिंग की डेफिनेशन उन्होंने क्या दी? उनकी डेफिनेशन है द एक्ट्स ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। इसका मतलब क्या है? उसने कहा कि एक पेशेंट की रिकवरी के लिए बस मेडिसिन्स काफ़ी नहीं होते हैं। उसने कहा कि एक पेशेंट की रिकवरी, उसमें एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। मतलब एक बीमार को ठीक होने के लिए सिर्फ मेडिसिन्स काफ़ी नहीं होती हैं। ठीक है। साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट भी चाहिए। उन्होंने एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स बताए हैं, जैसे क्लीननेस, जिसको हम साफ़ सफाई कहते हैं, जैसे कि पेशेंट के आसपास इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने और एक फैक्टर बताया, जैसे कि फ्रेश एयर, ताज़ा हवा, जिसको हम कहते हैं जहाँ पे भी पेशेंट होता है वहाँ पे जो रूम होगा या कुछ, वो हमेशा वेंटिलेटेड होना चाहिए। वहाँ पे लाइट होनी चाहिए, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है ना, वो जर्म्स को कम कर देती है और जो पेशेंट को पॉजिटिविटी उससे मिल जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे वाटर की। पानी हमेशा साफ़ होना चाहिए सो दैट उसको कोई इन्फेक्शन ना हो। प्रॉपर ड्रेनेज। प्रॉपर ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? नालियाँ हमेशा साफ़ होनी चाहिए। इट मीन्स दैट गंदा पानी कहीं पे भी जमा नहीं होना चाहिए। लास्ट फैक्टर उन्होंने क्या बताया? न्यूट्रिशन बताया। न्यूट्रिशन मतलब खाना पीना। एक पेशेंट का हेल्दी डाइट, पेशेंट हेल्दी डाइट की वजह से बहुत जल्दी रिकवर करता है। ठीक है। रिकवरी में बैलेंस्ड डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नर्सिंग की क्या डेफिनेशन दी थी। Nursing is independent and team-based care for people of all ages in health or illness in all settings। इसका मतलब क्या है? नर्सिंग का रोल सिर्फ डॉक्टर की हेल्प करना नहीं होता है, बल्कि इंडिपेंडेंट और टीम बेस्ड प्रोवाइड करना होता है। इसका क्या मतलब है? नर्स हर एज का जो इंसान होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो प्रेग्नेंट वूमेन हो या ओल्ड एज हो, सभी के लिए नर्सिंग केयर हर
में होती है, चाहे वो हॉस्पिटल सेटिंग हो, कम्युनिटी हो या होम केयर हो। मतलब नर्सिंग एक यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्सल और होलिस्टिक ये है प्रोफेशन है, ठीक है, जो हर जगह ज़रूरी है। तो इसलिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि नर्स की जिम्मेदारी हर सेटिंग में है, हर एज ग्रुप के साथ होती है, ठीक है बेटा। तो ये 2 डेफिनेशंस आप याद रखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी थी। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल नर्सेज डे थीम के बारे में, ठीक है। देखो, हर साल हम कब ऑब्ज़र्व करते हैं, 12 मई को हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, नर्सेज डे, ठीक है। नर्सेज डे मैंने कब कहा हम ऑब्ज़र्व करते हैं, 12 मई को करते हैं। तो लास्ट 5 सालों की जो थीम है वो हमें याद रखनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में वन लाइनर्स के तौर पे पूछे जाते हैं कि किस ईयर में क्या थीम दी गई थी नर्सेज डे पे। तो अगर हम 2021 की बात करेंगे, उस टाइम की थीम थी अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। 2022 की बात करेंगे, अ वॉइस टू लेट इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। उसके बाद 2020 में क्या पूछी गई थी, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। उसके बाद 2024 में क्या थीम थी, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। उसके बाद जो लेटेस्ट इस साल की थीम थी वो थी आवर नर्सेज आवर फ्यूचर केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथनेस इकोनॉमिक्स। तो ये बेटा ये 5 थीम्स आपको याद रखनी है। लेटेस्ट जो है 5 थीम्स है ये आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये वन लाइनर्स के तौर पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं JKSSB की तौर से। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन नर्सिंग काउंसिल के बारे में, जिसको हम INC कहते हैं। ये क्या होता है, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ऑफ इंडिया। इट इज़ एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके बारे में आपको बेटा क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि INC का जो एक्ट है वो लीगलाइज इंडिया में कब हुआ था, वो 1947 में लीगलाइज हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे जो INC का एक्ट है वो इम्प्लीमेंट कब हुआ था इंडिया में, तो वो 1949 में हुआ था। अगर लीगलाइज की बात की जाए तो वो 1947 में हुआ था, अगर हम इम्प्लीमेंट की बात करें तो वो 1949 में हुआ था। इसकी फंक्शंस क्या है, रिकॉग्नाइजेज नर्सेज एज सेपरेट ब्रांच इन द हेल्थ सर्विसेज, इट रेगुलेट्स नर्सिंग training throughout the country, has power to make regulations that govern nursing। तो आपको इसमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये लीगलाइज इंडिया में कब हुआ था और ये इम्प्लीमेंट इंडिया में कब हुआ था, और ये क्या है, ये किसके अंडर आता है, जो INC है ये किसके अंदर आता है। इसके बाद हम बात करेंगे नर्स एंड रोल्स ऑफ नर्स। नर्स क्या है और नर्सेज के रोल क्या है। नर्स इज़ अ पर्सन हु नॉरिशेज, fosters, protects and who is prepared to take care of sick, injured and aged people। इसका मतलब क्या है, नॉरिश तो हमें पता होता है क्या है, ये फॉस्टर्स क्या होता है, फॉस्टर्स का मतलब होता है एनकरेज, ठीक है बेटा, फॉस्टर्स का मतलब होता है एनकरेज या हम सपोर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। नर्स पेशेंट की केयर करती है, जैसे एक TB पेशेंट है तो नर्स क्या करती है, वो इसको सिर्फ दवाई नहीं देती है बल्कि उसके साथ उसको सही खाना खाने की एडवाइस भी देती है। उसको क्या करती है, उसको मोटिवेट करती है, किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए उसको मोटिवेट करती है वो अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करे। उसको इमोशनल सपोर्ट देती है, मतलब ओवरऑल वो क्या करती है, उसकी ग्रोथ, उसकी रिकवरी और हीलिंग उसकी प्रमोट करती है। इन चीज़ों में एक नर्स का रोल होता है। तो क्या होता है नर्स का रोल, अगर हम नर्स के रोल की बात करेंगे तो कितने रोल्स होते हैं, 6। अगर हम पहले की बात करें एज ए केयर प्रोवाइडर, केयर प्रोवाइडर क्या होता है, नर्स का जो प्राइमरी रोल होता है वो एक पेशेंट का डायरेक्ट केयर करना होता है। फिज़िकल केयर मतलब वो उसको मेडिसिन्स दे रही है, वो उसकी वाइटल साइंस चेक कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या कर रही है, उसको इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। तो दूसरा रोल है एज एन एजुकेटर। इसका मतलब क्या है, नर्स एजुकेट करती है पेशेंट को किसके बारे में, डिजीज़ के बारे में। सपोज़ एक पेशेंट है, किसका, डायबिटीज़ का एक पेशेंट है, तो नर्स उसको क्या करेगी, एजुकेट करेगी किसके बारे में, इंसुलिन डोजेज के बारे में, कि उसको कब कितनी इंसुलिन की डोजेज लेनी है, उसके डाइट के बारे में कि उसको कौन सी डाइट लेनी चाहिए और कौन सी डाइट नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद हम तीसरे रोल के बारे में बात करेंगे, एडवोकेट के बारे में बात करेंगे, नर्स एज एन एडवोकेट, ठीक है। तो पेशेंट इसमें एडवोकेट में क्या आता है, ठीक है,
पेशेंट की जो राइट्स होती हैं, ठीक है, पेशेंट की राइट्स क्या होती हैं वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। पेशेंट की विशेस, उनका ख्याल रखना है, ठीक है। तो नर्स क्या करती है, पेशेंट की राइट्स का, उसकी विशेस का ख्याल रखती है। सपोज़ एक पेशेंट है जिसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन है कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाना है, लेकिन जो पेशेंट है वो मना कर रहा है, वो नहीं मान रहा है, तो उस टाइम पे एक नर्स को क्या करना है, उसको उसकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी है बेटा, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजर रोल। मैनेजर रोल कैसे, ठीक है, जो वार्ड में मैनेज करे। जैसे कि हम हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे हम देखते हैं कि एक नर्स रोस्टर निकालती है, तो वो एक मैनेजर का रोल वहाँ पे काम करती है, ठीक है। वो एक मैनेजर के तौर पे वहाँ पे काम करती है, जैसे कि हमारा रोस्टर निकालेगी वहाँ पे। उसके बाद लीडर का रोल। ये लीडर का रोल कैसे आता है, देखो बेटा, अपनी टीम या अपने वार्ड को वो लीड करती है, सो दैट क्या उससे क्या होता है, लीड करने से प्रॉपर पेशेंट केयर होती है, ठीक है। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉपर केयर हो जाती है। और लास्ट रोल क्या है, वो एक रिसर्चर का है। रिसर्चर का क्या मतलब, वो नई टेक्निक्स ढूंढती है, उनको अप्लाई करती है, जिससे पेशेंट केयर इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। जैसे हमारा एक केस आता है प्रेशर अल्सर्स का, ठीक है। तो प्रेशर अल्सर्स करने के नए नए तरीके आते हैं, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेशर अल्सर्स को। तो उन टेक्निक्स के लिए, ठीक है, वो क्या करती है, वो टेक्निक्स ढूंढती है सो दैट उनको अप्लाई कर सके और पेशेंट के लिए वो सब ईजी हो। तो ये रोल जो नर्सेज के हैं ये आपको याद रखने हैं और आपको ये नर्स की डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नर्स के बारे में कि नर्सेस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो नर्सेस की मेन 4 रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ एंड एलिवेट सफरिंग। प्रमोशन ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है, हेल्थ का बढ़ावा, ठीक है। जैसे कि हम किसी स्कूल में अभी जा रहे हैं, हम वहाँ पे स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, किसके बारे में, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, हैंड वॉशिंग के बारे में, कि आपको कैसे हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं। हम उनको बैलेंस्ड डाइट के बारे में बता रहे हैं, बैलेंस्ड डाइट के फ़ायदे, उससे क्या हो सकता है। हम उनको एक्सरसाइज के बेनिफिट्स के बारे में, फ़िज़िकल एक्टिविटी के बारे में बोल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, हम हेल्थ का क्या दे रहे हैं, हम हेल्थ का बढ़ावा दे रहे हैं वहाँ पे। उसको हम क्या कहते हैं, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। तो जो हमारी सेकेंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो रहती है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस क्या होता है, बीमारी को रोकना। वो कैसे हम रोकते हैं, जैसे कि एक होता है वैक्सीनेशन हम देते हैं। वैक्सीनेशन क्यों होती है, जैसे पोलियो ड्रॉप्स होते हैं, तो वो क्यों देते हैं, सो दैट बीमारी ना हो। तो उससे क्या होता है, हम किसी बीमारी को वहाँ पे रोक रहे हैं। तो ये हमारा सेकेंड रेस्पॉन्सिबिलिटी था। इसके बाद होता है रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ क्या होता है, पेशेंट जो बीमार है उसको वापस हेल्दी स्टेट में लाना, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ कहते हैं। और जो हमारी लास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो रहती है एलिवेट सफरिंग्स। उसका क्या मतलब है, नर्स सिर्फ बॉडी की केयर नहीं करती बल्कि पेशेंट के पेन, उसके डिस्ट्रेस को भी कम करती है। मतलब कैसे करती है, आप एक सीए के पेशेंट को लीजिए, ठीक है। एक सीए का पेशेंट है, तो नर्स क्या करेगी, वो जस्ट उसको मेडिसिन्स नहीं दे रही है, वो इसको इमोशनल सपोर्ट भी देगी। वो इसको देना है, उसको इमोशनल सपोर्ट, या उसकी फैमिली जो होंगी, उसकी अटेंडेंस, उनकी काउंसलिंग करेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से उसकी सफ़रिंग्स कम हो रही है। तो ये हमारी मेन जो 4 रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं एक नर्स की, वो ये होती हैं प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ एंड एलिवेट सफरिंग, ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करेंगे लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स इन नर्सिंग। अब ये एथिक्स क्या होते हैं, ये एक रूल्स होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं, किसके, नर्स के। तो आप ये कैसे याद रखेंगे, ये 7 होते हैं, ठीक है। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे, ए बिग नर्स जस्ट फील्स वेरी एक्टिव। तो अगर हम पहले की बात करेंगे वो ऑटोनॉमी होता है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, राइट टू मेक ओन डिसीजन और रिस्पेक्टिंग अदर्स विशेस। हर किसी को राइट होना चाहिए अपना डिसीजन लेने का, ठीक है। उसके बाद आता है बेनिफिशेंस। बेनिफिशेंस का मतलब होता है डूइंग गुड टू अदर्स, ओके। उसके बाद होता है नॉट मैलिफिशेंस, उसका मतलब नो हार्म टू अदर्स, हमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। उसके बाद होता है बेटा
जस्टिस, जस्टिस मीन्स हमें कोई भी गलत चीज़ नहीं, हमें फेयरनेस हमेशा रखनी है, इक्वालिटी रखनी है हर जगह, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है फाइडेलिटी। फाइडेलिटी का मतलब होता है फेथफुल जो होगा टूवर्ड्स एग्रीमेंट्स और प्रोमिसेस। उसके बाद होता है वेरासिटी मीन्स टेलिंग द ट्रूथ, एंड लास्ट में होता है अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब होता है आंसरेबल टू वन सेल्फ। तो ये याद रखने के लिए आप यहाँ पे ये ट्रिक याद रख सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा इसके बारे में पूछा, वेरासिटी के बारे में, बेनिफिशंस के बारे में पूछे जाते हैं बेटा, तो आप ये सारे याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ लीगल एस्पेक्ट्स जो नर्सिंग में होते हैं, ठीक है। तो टॉर्ट्स की हम बात करें। टॉर्ट्स क्या होता है? रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड अगेंस्ट ए पर्सन। हम किसी भी इंसान के साथ अगर कुछ गलत, कुछ रॉन्गफुल एक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है इंटेंशनल टॉर्ट्स, एक होता है अनइंटेंशनल टॉर्ट्स, ठीक है। पहले हम अनइंटेंशनल टॉर्ट्स की बात करेंगे। इसमें भी दो चीज़ें आती हैं। एक आता है नेग्लिजेंस, ठीक है, नेग्लिजेंस बेटा आप याद रखेंगे। एक आता है नेग्लिजेंस और दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है माल प्रैक्टिस। जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं वो माल प्रैक्टिस से आते हैं, ठीक है। ये नेग्लिजेंस क्या होता है? ये एक एक्ट होता है या कंडक्ट जो विच फॉल्स बिलो द स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है। इसके बाद जो ये माल प्रैक्टिस है, माल प्रैक्टिस क्या होता है? इट इज़ अ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस जो एक प्रोफेशनल पर्सन करता है। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? इंटेंशनल टॉर्ट्स के बारे में, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, ठीक है। इंटेंशनल टॉर्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहले होता है हमारा असॉल्ट। बेटा असॉल्ट क्या होता है? इट इज़ एन एक्ट ऑफ अनलॉफुल थ्रेट और अटेम्प्ट टू डू बॉडीली इंजरी टू अनदर, ठीक है। मतलब हम किसी को थ्रेट देते हैं कि हम उनको इंजेक्शन लगाएंगे विदाउट देयर कंसेंट, ठीक है। तो हम उनको थ्रेट दे रहे हैं किस रिलेटेड, कि हम उनको इंजेक्शन देंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको असॉल्ट कहते हैं। उसके बाद आता है बैटरी। बैटरी का मतलब क्या है? इट इज़ एनी अनलॉफुल और इंटेंशनल टचिंग ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट। हम किसी इंसान को टच कर रहे हैं विदाउट देयर कंसेंट, जिसकी वजह से उनको कोई नुकसान पहुंच भी सकता है और नहीं भी पहुंच सक रहा है, लेकिन हम उनको टच कर रहे हैं उनके कंसेंट के बगैर। उसके बाद आता है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? ये एक डिलिबरेट डिसेप्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर। इसके दो टाइप्स होते हैं। डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? किसी कम्युनिकेशन या फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से जो हम किसी इंसान के बारे में बोल रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन डैमेज हो रही है, ठीक है। हम किसी इंसान के बारे में कोई बात बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये बस वर्बली नहीं बोलते हैं, हम ये बस ऑरली नहीं बोलते हैं, ये इसका और एक फॉर्म लाइबल भी होता है। थ्रू मीडिया भी हम बोल सकते हैं, टेक्स्ट या राइटिंग्स के थ्रू भी, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन डैमेज होती है, ठीक है। उसके बाद होता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी क्या होता है? ये एक अनवांटेड इंटरफेरेंस होती है किसी की पर्सनल लाइफ में, उसको हम इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कहते हैं। उसके बाद आता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, और लास्ट में क्या आता है बेटा? लास्ट वाला आता है हमारा मैलिस। मैलिस का मतलब होता है एक्ट ऑफ पब्लिशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन नोइंग इट्स रॉन्ग। हमें पता है कि ये गलत है, लेकिन हम स्टिल वो चीज़ पब्लिश कर रहे हैं किसी के बारे में, ठीक है। तो ये लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं जो अनइंटेंशनल टॉट्स। इसके लिए भी आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, ऑल ब्रेव फ्रेंड्स डू इंटरेस्टिंग फन, ठीक है बेटा। तो आप ये याद रखेंगे सो दैट आप एग्जाम में ये चीज़ें ना बोलें। इसके बाद हम बात करेंगे नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है? अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो नर्सिंग प्रोसेस इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड डायनामिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट वेदर द पेशेंट इज़ एन इंडिविजुअल, ग्रुप, फैमिली और कम्युनिटी, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें कितने स्टेप्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस में, ओवरऑल कितने स्टेप्स होते हैं, तो नर्सिंग प्रोसेस में 5 स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो असेसमेंट होता है, उसके बाद डायग्नोसिस होता है, फिर प्लानिंग होता है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है, और लास्ट वाला क्या होता है? इवैल्यूएशन। एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है नर्सिंग प्रोसेस का, तो वो असेसमेंट रहता है, और लास्ट स्टेप कौन सा रहता है नर्सिंग प्रोसेस का, तो वो इवैल्यूएशन रहता है, ठीक है बेटा।
तो बात करेंगे असेसमेंट की। असेसमेंट क्या है? इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ डेटा टू डिटरमाइन एक्चुअल प्रॉब्लम। इट बिगिंस विद नर्सेस फर्स्ट एनकाउंटर विद पेशेंट। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, डेटा कलेक्शन होती है। एक नर्स जो है वो पेशेंट से क्या करती है, डेटा कलेक्ट करती है। और इसमें क्या होता है, नर्स और पेशेंट की पहली बात होती है, फर्स्ट एनकाउंटर होता है बिटवीन अ नर्स एंड अ पेशेंट। ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेप होता है किसका, नर्सिंग प्रोसेस का। अब ये डेटा जो हमने यहाँ पे बात की, एक नर्स डेटा कलेक्ट कर रही, इसके भी टाइप्स होते हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। एक होता है प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है सब्जेक्टिव डेटा। ठीक है, प्राइमरी डेटा कौन सा डेटा होता है, विच इज़ गिवन बाय द पेशेंट। और सब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, विच इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू पेशेंट्स इंटरैक्शन। ठीक है, दीज आर गिवन बाय पेशेंट। ये भी पेशेंट देता है, जैसे सिम्टम, उससे हमें पता चलता है। लाइक पेशेंट बता रहा है मुझे एब्डोमिनल पेन है, मुझे नौशिया है। ठीक है, तो ये उसके क्या रहते हैं, जो उसके सिम्टम्स रहते हैं। ठीक है, उसके बाद साइंस के बारे, लाइक डिस्कलरेशन के बारे में, डायफोरेसिस के बारे में। तो ये डेटा कलेक्शन की मेथड्स होती हैं। एक प्राइमरी होता है, दूसरा सब्जेक्टिव होता है। ठीक है बेटा, इसके बारे में इसके और 4 स्टेप्स हैं, जैसे कि नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर उसके बाद प्लानिंग रहता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन रहता है, और लास्ट में क्या रहता है, इवैल्यूएशन रहता है। इसके बाद बेटा आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकाले गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, डू नॉट हार्म इज़ विच एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद है एन एथिकल प्रिंसिपल विच शोज ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ टेलिंग द ट्रूथ एंड नॉट मिसलीड द पेशेंट इज कॉल्ड। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज लीगली टर्म्ड एज। एंड हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, गिविंग रॉन्ग मेडिकेशंस टू पेशेंट इज़ नोन एज। आप ये क्वेश्चंस ट्राई करेंगे कि आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।